Hello everyone, let's see this chapter today. Electrochemistry, one of the very means tough list में आने वाला chapter है from chemistry, but today we will do it very easily. First of all, electrochemistry is the branch of science which deals with the conversion of electrical energy to chemical energy और vice versa. इसमें हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं. पहला एक इलेक्ट्रोलिटिक होता है एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज Daniell cell or galvanic cell, or you can say it voltaic cell. इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, whereas electrochemical cell converts chemical energy to electrical energy. एंड ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से यूज़ होता है इसमें केमिकल एनर्जी. बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. नाउ लेट्स सी टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. कंडक्टर्स पहले वो होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनकी हाई कंडक्टिविटी होती है एंड लो रेजिस्टिविटी होती है. हम दो टाइप के कंडक्टर्स देखने वाले हैं, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर्स में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखने को मिलती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में फ्री आयंस मूव करते हैं. प्लस मेटालिक कंडक्टर्स में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. बट इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर केमिकल चेंज इज नीडेड. रेजिस्टिविटी की बात करें तो मेटालिक कंडक्टर्स में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंट कोलिशंस होने लग जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन टाइम ऑफ कोलिशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस इंक्रीज हो जाता है एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. कोलिशंस कीप ऑन इंक्रीजिंग and for that reason resistivity increases and hence the metallic conductance decreases, and it is inversely related with the temperature, but it is reverse in the case of electrolytic conductors. यहाँ पे as temperature increases the mobility of electron increases, sorry not electron, mobility of ions increases and hence electrolytic conductance increases. Clear? यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉजिटिवली आयनाइज्ड कर्नल्स की वजह से मिलती है. इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कोलाइड करते हैं. मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली आयनाइज्ड कर्नल्स से कोलाइड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको एक रेजिस्टेंस मिलती है, एक बैक फ्लो मिलता है. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. फर्स्ट, खुद इंटर आयनिक इंटरेक्शंस होती है जिसकी वजह से उनके बीच में आपस में वो मूव नहीं कर पाते एंड एक रेजिस्टेंस मिलती है. सेकेंड रेजिस्टेंस का सोर्स यहाँ पे होता है विस्कोसिटी. एक ड्रैग फोर्स मिलता है जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं हो पाती है. सो हमने टू टाइप ऑफ सेल्स कर लिए हैं. नाउ टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर ऑल्सो डन. नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल, राइट. इसमें सबसे पहले हम टू हाफ ऑफ द सेल्स बनाएंगे, एक राइट एंड लेफ्ट. एक जो पॉजिटिव हाफ होगा उसको हम एनोड कहेंगे, नेगेटिव हाफ को कैथोड कहेंगे. और इनको हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ वायर. यहाँ पे हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे ZnSO4 का एंड ऐड करेंगे एंड इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का. तो यहाँ पे कॉपर +2 प्लस SO4 2- के आयंस प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे Zn+2 एंड SO4 2- के आयंस प्रेजेंट होंगे. सिंस ये रॉड एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है एंड ये हमारी कैथोडिक इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है
एंड कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है। तो हमारे पास 2/2 ऑफ द सेल्स की रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन के लिए जिंक विल बी कन्वर्टेड टू Zn+2 विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिंस यहाँ पे ये हमारे को ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। एंड कैथोडिक पार्ट में क्या होता है, Copper+2 एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू लूज इट सेल्फ एंड फॉर्म कॉपर, एंड ये सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे Zinc+2 एक्वस फॉर्म में बनता है, राइट। तो होता क्या है, ये एनोडिक इलेक्ट्रोड जो होती है उसमें जिंक होता है, एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स Zinc+2 और ये सोल्यूशन में आ जाता है। तो सोल्यूशन में Zn+2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती रहती है विद टाइम। एंड ऑन द राइट हैंड साइड क्या होता है कि सोल्यूशन में से Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके विच पास फ्रॉम हियर एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से होती है, एनोड टू कैथोड। और करंट, सिंस वी नो कि करंट हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो ये करंट हमारे पास कैथोड टू एनोड होगा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे कॉपर, सिंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल कर आ रहे हैं, तो Copper+2 उसको एक्सेप्ट करके कॉपर बन करके डिपॉजिट होने लग जाएगा ऑन दिस इलेक्ट्रोड, एंड हमें जिंक इलेक्ट्रोड की थिकनेस कम होती हुई दिखेगी, वेरएज इसकी थिकनेस हमें बढ़ती हुई दिखेगी, राइट। अब यहाँ पे 3 केसेस होते हैं। पहला कि अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हो, ई एक्सटर्नल, अगर वो इक्वल हो जाए द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, जो होता है EMF ऑफ द सेल 1.1 वोल्ट होता है इस सेल का, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जिसमें हम जिंक और कॉपर को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ये एक्सटर्नल इक्वल है 1.1 वोल्ट के, तो सेल विल स्टॉप वर्किंग। वाई? बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। इफ E external is less than 1.1 volt, तो कंटिन्यू होगा, एज वी हैव सीन द सेल विल कंटिन्यू टू बिहेव एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इफ E external is greater than 1.1 volt, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कन्वर्जन हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें कांस्टेंट जिंक आयंस की अंदर इनफ्लो की वजह से और प्लस यहाँ पे सल्फेट आयंस की इंक्रीज़ की वजह से यहाँ पे मूवमेंट स्टॉप होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लग जाती है, ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो को हिंडर करने लग जाता है। कैसे कैसे? यहाँ पे जिंक आयंस की पॉजिटिव आयंस है, तो उनका कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिफ़िकल्ट होती जाएगी। सो फॉर दैट रीज़न हमें यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, जैसे कि KCl, KNO3, NH4, KNO3, फॉर एग्जांपल KCl, KNO3, NaNO3, NH4, NO3, इस टाइप के हमें इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें फिल करने पड़ते हैं, जिनकी मूवमेंट कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर, सो दैट ये पॉजिटिव नेगेटिव सल्फेट आयंस की कंसनट्रेशन को कम करे, एंड यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आकर के Zinc+2 आयन की कंसनट्रेशन को कम करे, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना करके, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बन करके। क्लियर? सॉल्ट ब्रिज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्ट ब्रिज फर्स्ट थिंग कि ये बैक EMF को प्रिवेंट करता है, स्टॉप्स द बैक EMF। लिक्विड EMF जो जनरेट होती है उसको भी कम करता है, ये सर्किट को भी कंप्लीट करने में हेल्प करता है, प्लस कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो को भी मेंटेन करवाता है। दिस आर अ फ्यू फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। और हमें इलेक्ट्रोड्स के हिसाब से सॉल्ट ब्रिज में कौन सा केमिकल होना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होना चाहिए, वो भी ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम KCl यूज़ कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज, एंड हमारे इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो Ag है या तो Tl है, दैट इज़ टेलीरियम, लेड का हमने अगर इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, कॉपर का यूज़ किया है, Hg का यूज़ किया है,
तो उस केस में ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपस में रिएक्ट करने लग जाएगा विद द इलेक्ट्रोड्स। सो इस केस में हमें KCl यूज़ नहीं करना है। Ag के साथ ये AgCl फॉर्म करने लग जाएगा, Tl के साथ TlCl फॉर्म करने लग जाएगा, लेड के साथ PbCl2, कॉपर के साथ कॉपर Cl और कॉपर Cl2, Ag के साथ LgCl2। तो हमें ये कंपाउंड्स आपस में नहीं फॉर्म होने देने हैं, तो हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ ही इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड कर करके यूज़ करना है। प्लस सॉल्ट ब्रिज में एक और चीज़ होती है, अगर हम इसमें ऐड करते हैं, जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द फ्लो ऑफ दिस आयंस जो हमने उसमें डाले हैं। इन आयंस की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें वही इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करने होते हैं जिनमें इक्वल मोबिलिटी हो ऑफ कैटायन एंड एनायन, दोनों की इक्वल मोबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ करते हैं इन आर सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है? इसमें हमारे पास कोई एक मेटल होता है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम इम्प्योर से प्योर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करें वो करते हैं। सो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हम एनोड को क्या बनाएंगे। एनोड जो हमारा होता है वो इम्प्योर मेटल हम चूज़ करेंगे। कैसे कि इम्प्योर, अगर हमने यहाँ पे सब्सटेंस चूज़ किया है तो यहाँ से वो फ्लो कर करके हमारे पास कैथोड की ओर जा कर के डिपॉजिट होने लग जाता है प्योर मेटल। इस इम्प्योर इलेक्ट्रोड में जो भी प्योरिटी होगी वो यहाँ पे कैथोड पे आकर के डिपॉजिट होने लग जाती है। सो हम कैथोड पे प्योर मेटल डालते हैं, इम्प्योर मेटल हमारे पास एनोड पे होता है। ये सिर्फ हमें इसमें याद रखना है और इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर की रिफाइनिंग, जिसमें हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स ही यूज़ करेंगे। ये इम्प्योर कॉपर हो जाएगा और ये प्योर कॉपर हो जाता है। नाउ लेट्स सी फैराडेज लॉ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फैराडेज लॉ, एक फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि क्वालिटेटिव लॉ है या फिर क्वांटिटेटिव। सो दिस लॉ इज़ क्वांटिटेटिव लॉ, जो हमें ये बताता है कि अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो कितने अमाउंट का डिपोजिशन होगा ऑन एनी कैथोड या किसी भी इलेक्ट्रोड पे। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है कि इफ़ यू आर पासिंग करंट थ्रू एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड will be proportional to the amount of charge passed through the electrolyte. क्लियर? इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्राम में है। विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड, दैट इज़ Q। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट हमारे पास आता है E, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस E इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड या द एलिमेंट विच इज़ बीइंग डिपॉजिटेड अपॉन फैराडे। फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। रफली हम ये वैल्यू ले लेते हैं फॉर आर कैलकुलेशन पर्पज़। इसको और कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल्स टू E क्यू, सिंस I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे Q की जगह पे IT, अगर हमें करंट और टाइम दे रखा है, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, राइट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? लेट मी टेल यू दैट इक्विवेलेंट वेट इज़ द वेट ऑफ molecular weight of the element being deposited upon its n factor। n factor अब क्या होता है? अगर कोई एसिड है तो n factor इज कितने H+ वो रिलीज़ कर रहा है। अगर बेस है तो n factor इज कितने OH- वो रिलीज़ कर रहा है। इफ़ इट इज़ अ सॉल्ट देन n factor इज हाईएस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑन द सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर n factor हमें HCl में पूछा जाए कितना है तो इट विल बी 1। H2SO4 में पूछा जाए तो इट विल बी 2, बिकॉज H2SO4 अगर आयनाइज होगा तो 2 H+ आयन ये दे सकता है। अगर NaOH बेस दे रखा है तो इसका n फैक्टर 1 होता है। अगर हमारे को एक सॉल्ट दे रखा है, फॉर एग्जांपल NaCl, तो इसका हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है 1, तो n फैक्टर 1 होगा। या हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज भी हम देखेंगे इक्वली, तो वो भी 1 हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको बोला है कि कितना, अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो हमें कितने फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम,
दिस वी नो बिकॉज एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, मतलब 3 फैराडे ऑफ चार्ज चाहता है फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल या 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अगर वो हमको पूछे कि 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज चाहिए, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस विद 2 और ये हो जाएगा 6 फैराडे। 6 फैराडे से 54 ग्राम चाहिए। इफ़ दे आर आस्किंग कि CaCl2 है और हमें 20 ग्राम कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम को 2 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम। मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम होता है, उसके लिए हमें 2 फैराडे चाहिए। सो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 फैराडे। 1 फैराडे ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम चार्ज पास कर रहे हैं थ्रू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उस केस में द मास डिपॉजिटेड इन फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मास डिपॉजिटेड इन द सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द equivalent weight of first one upon equivalent weight of the second one. But condition is कि आपको equal amount of charge pass करना है through both the electrolytes. Given कि हमें equal amount of charge pass करना है through the 2 different electrolytes, तो weight deposited of the first electrolyte will be to the ratio of the weight deposited of the second electrolyte will be ratio of equivalent weight of the first अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट। ये सिंपल से फैराडे के लॉज थे एंड स्टेटमेंट्स थे, जिनमें बहुत ईजी से न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी होती है टू फाइंड आउट द आंसर। इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न कर करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके बेसिस ऑफ कि उनकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हमको एक एलिमेंट दिया है जैसे कि फ्लोरीन, राइट, इसकी बात करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इसकी सेल्फ पोटेंशियल कितनी है रिड्यूस होने की। सो वी नो सिंस फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है रिड्यूस करने की खुद को एंड दूसरों को हेंस ऑक्सीडाइज करने की, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। एंड फ्लोरीन in the whole periodic table is the best oxidizing agent और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर होती है तो फ्लोरीन की होती है इन आर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सेकेंड कम्स इज़ द लिथियम। लिथियम जो होता है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, और इसकी टेंडेंसी होती है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करे। सिंस एक मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। सिंस ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरे को ये रिड्यूस करेगा, देयरफॉर वी कैन से कि ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसकी SRP की वैल्यू मिनिमम होती है, मतलब नेगेटिव में होती है। एक टर्म हमारे पास SRP होता है, दूसरा SOP होता है। SRP इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड SOP इज़ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि साइन अपोजिट होगा। फर्स्ट थिंग, अगर हमें क्वेश्चंस में SRP चाहिए और SOP दे रखा है तो हम बस उसको नेगेटिव साइन पुट कर देंगे तो वो SRP में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज हमें Zn+2 का SOP दे रखा है। SOP ये दिया है, कैसे पता चलेगा हमें 0.76 हमें कैसे पता चला कि SOP दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमें दिख रहा है। तो हम SRP सिंस हमें चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे Zn+2 से Zn में, और सिर्फ हमें क्या करना है कि नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है इसके आगे, दैट्स इट। ये कन्वर्ट हो जाएगा इन SRP ऑफ Zn। अगर हमें SRP और SOP दिया हुआ है तो हम किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हैं। E ऑफ द सेल हम निकाल सकते हैं कैसे, E ऑफ द सेल विल बी इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड। सिंस वहाँ पे रिडक्शन होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं SRP ऑफ रिडक्शन माइनस E ऑफ एनोड, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो SRP ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर। इसको इंटरचेंजेबली भी हम लिख सकते हैं कि SOP अगर ये होगा तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ जाता है, SOP ऑफ कैथोड माइनस SOP ऑफ एनोड। तो ये क्या हो जाएगा, SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड।
इस पे भी एक PYQ है इस इन स्टेटमेंट्स पे, इन इक्वेशंस पे। क्लियर? तो बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन रीड आउट करना है कि SOP दे रखा है या SRP दे रखा है, स्पेशली इन दीज केसेस। ई ऑफ सेल आपको दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, एक ई ऑफ द सेल और एक दूसरा होता है इसके ऊपर हमें एक नोट लगाना होता है, ई नॉट ऑफ द सेल। इनमें सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि ये ई ऑफ द सेल EMF ऑफ द सेल ही होता है ई नॉट वाला, बट ये एट स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास केमिस्ट्री में? एक तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे होगा, सेकेंड थिंग 1 ATM या 1 बार प्रेशर होगा। इस कंडीशन पे जब हम EMF को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड EMF कहते हैं ऑफ अ सेल। नाउ लेट्स सी हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जो बहुत ही पॉपुलरली इसको हम SHE या NHE कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हम इस हाइड्रोजन का हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और इसके SOP या SRP ये जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं SOP या SRPs को हम ज़ीरो लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ज़ीरो लेते हैं सो दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस हम दूसरी चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ और उनके SOPs या SRPs को मेंशन कर पाएँ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें होता क्या है एक्चुअली, एक हम बीकर लेंगे जिसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लैटिनम कोटेड होता है, प्लस इसमें HCl का हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं 1 मोलर का, एंड इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं एट 1 ATM। दैट्स इट। दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज होता है। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो कैसे ऑक्सीडाइज होता है? H2 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके 2H+ बन जाता है, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो H2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस बन जाता है और रिड्यूस हो जाता है। दिस इज़ आर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरी इलेक्ट्रोड अब हमें दूसरा सेल जो हमें पढ़ना होता है वो होता है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल की क्या होती है आइडेंटिफिकेशन की? इसमें सेम ही कैथोड और एनोड को चूज़ करते हैं, सेम ही एलिमेंट की। जैसे अगर कॉपर की एनोड है तो कॉपर की कैथोड भी होती है, और इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। सो ई ऑफ दिस सेल बिकम्स ज़ीरो। एंड जो SHE था हमारे पास, उसका भी ई नॉट जो होगा वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आप माइनस कैसे करोगे, वहाँ पे तो सेम ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ द सेल यहाँ पे ज़ीरो रहता है। लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन नाउ। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि पहला, गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो हो जाता है, चेंज इन आर EMF वो भी ज़ीरो हो जाता है। इसमें ई ऑफ द सेल ज़ीरो होता है और नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस में ई नॉट ऑफ द सेल ज़ीरो होता है, ये हमें ध्यान रखना रहता है। लेट्स सी द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और हम कहें कि अगर एक सेल स्पॉन्टेनियस है तो उसमें हमारी ई ऑफ द सेल की वैल्यू नॉस्ट इक्वेशन में हमने इतना देख लिया है कि ई ऑफ द सेल कैन बी कैलकुलेटेड एज ई नॉट ऑफ द सेल -2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम अगर इनकी स्टैंडर्ड कंडीशंस में वैल्यू देखें 298 पुट करके 8.314 पुट करके, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। और ई ऑफ द सेल डायरेक्ट रिलेटेड होता है विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। ई ऑफ द सेल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट करते थे इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। सो वी कैन इवन पुट दैट वैल्यू ओवर हियर कि ये इक्वल हो जाता है माइनस लॉग के इक्विलिब्रियम के, अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं तब, या नॉर्मल कंडीशंस में हम इसको लिख सकते हैं log Q।
क्यू क्या होता था, कंसंट्रेशन का रेशियो ही होता था, बट एनी टाइम पे होता था, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड के इक्विलिब्रियम जस्ट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ करता था, राइट। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक हाफ दे रखा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ दे रखा है, और हमें ई ऑफ द सेल पूछ रहा है, तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, 0.059, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली ओवर देयर, 0.059 अपॉन n इंटू pH ऑफ एनोड। सिंस ये ऑक्सीडेशन का हम निकाल रहे हैं, नॉट सेल, एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n इंटू pH जो एनोड पे गिवन है हमें। अगर रिडक्शन का हम निकालेंगे तो यहाँ पे माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर देंगे हम आगे, एंड ये फॉर्मूला हो जाएगा pH ऑफ कैथोड, सिंस रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड एंड पे होती है। तो ये फॉर्मूला ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ देखें ईएमएफ का विद रिस्पेक्ट टू द किसी भी कंसंट्रेशन के साथ, तो वो हमें पॉजिटिव मिलता है ऑक्सीडेशन का। अगर हम रिडक्शन का ग्राफ देखें विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन, तो वो हमें नेगेटिव मिलता है। रिडक्शन पे हमें पॉजिटिव स्लोप मिलेगी, इस पे नेगेटिव मिलती है, सॉरी, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव मिलेगी। ऑक्सीडेशन पे हमें नेगेटिव स्लोप एंड रिडक्शन पे पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलती है। मोरओवर अगर हमें कोई वीक एसिड दे रखा है और उसके दो कंसंट्रेशंस दे रखे हैं जिसमें हमें के की वैल्यूज़, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता है एट कंसंट्रेशन 1 एंड कंसंट्रेशन 2, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग अंडर रूट KC1 अपॉन KC2। यहाँ पे के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ weak acid. This will be the dissociation constant of weak acid. Suppose if we are given the pH of cathode and pH of anode, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, दैट इज ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल्स टू 0.059 इंटू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर pH ऑफ कैथोड और pH ऑफ एनोड हमें गिवन है तो। लेट्स सी द टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस नाउ। इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करना होता है जिसमें एनोड क्या होता है, नेगेटिव, एंड कैथोड क्या होती है, पॉजिटिव। एनोड सिंस नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस अप्रोच करेंगे, फॉर एग्जांपल H प्लस Na+, ये आयंस यहाँ पे अप्रोच करेंगे, और कैथोड नेगेटिव है तो यहाँ पर OH माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस 2, ये सब आयंस अप्रोच करते हैं इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है बिकॉज ये रिवर्स है एज कम्पेयर जो हमने पहले पढ़ा है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। अगर हमें NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। पहला तो हम एनोड पे चेक करेंगे कि कौन कौन से आयंस अप्रोच कर रहे हैं। सिंस ये मोल्टन है तो यहाँ पे H2O का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे NaCl में से ही कोई आयन इसके पास आएगा। NaCl में से एनोड के पास हमारे पास जो आयन आएगा वो होगा Cl, और इसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो ये हो जाएगा Cl माइनस विल गिव राइज टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम बैलेंस कर देंगे। कैथोड पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस आएंगे जैसे कि Na+, उसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। इफ़ हमें बैलेंस करना है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1, तो हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि एनोड पे हमारे पास Cl2 गैस लिबरेट हो रही है एंड कैथोड पे सोडियम का डिपोजिशन हो रहा है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगर हमें NaCl एक्वस गिवन है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, एक्वस है तो एनोड के पास 2 आयंस अप्रोच करेंगे। अब सिंस एनोड हमारा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस आएंगे जैसे कि Cl माइनस और OH माइनस फ्रॉम द सोल्यूशन। इसमें से अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा रिड्यूस होगा, तो Cl माइनस यहाँ पे होगा। इसके लिए हम एक सीरीज़ याद करेंगे, दैट इज़ डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज़, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर पाएंगे।
फॉर टाइम बिंग लेट्स सी कि Cl माइनस कैसे ऑक्सीडाइज होता है. सेम वे Cl2 हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे. एंड कैथोड पे सिंस ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे 2 आयंस आएंगे, दैट इज़ Na+ और H+. इसमें से भी H विन करता है H+, और ये रिड्यूस हो जाता है बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2 गैस बन जाता है. और हम कह सकते हैं कि फिर एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होगी और कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होती है. नाउ लेट्स सी दैट सीरीज जिसके थ्रू हम ये आंसर कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ आर सीरीज ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल. इसमें हम यूज़ कैसे करने वाले हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन पे होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमें कंपेयर करना है Na+ और Mg+2 में, तो इसमें जो सबसे बाद में है वो वहाँ पे क्या होगा, अगर ये हमारे पास कैथोड पर पहुँचे हैं तो Mg+2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू द Na+. सेम वे यहाँ पर अगर सल्फेट है और नाइट्रेट है, इसमें से कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ पे NO3- का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू ये कहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं. क्लियर. इसको आप याद कर सकते हो. एंड द ट्रिक आई विल बी अपलोडिंग ऑन द चैनल इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट. यू कैन गो एंड सी ओवर देयर. लेट्स ट्राई टू सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगर एक्वस KNO3 दिया है विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड इज नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस अप्रोच करेंगे, दैट इज K+ और H+. हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में ये देखा है कि K+ पहले आता है और H+ बाद में, तो यहाँ पे विन कौन करेगा, H+, और इसका हम करेंगे रिडक्शन. सो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव H2 गैस. तो हमारे पास कैथोड पे ये लिबरेट हो जाएगी. एंड एनोड पे अगर केस देखें तो ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस आएंगे, दैट इज़ NO3- और OH- फ्रॉम द सोल्यूशन. इसमें से OH- बाद में आता है सीरीज़ में, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा. कैसे, OH- इसको हम बहुत अच्छे से लर्न करेंगे कि 4 OH- हमें यहाँ पर लेना पड़ता है, जिससे 4 H+ जनरेट होते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक ऑक्सीजन गैस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं. हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है एंड कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो हमें ऐसे आंसर करना होता है. ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शन है, तो हम इसे बहुत ध्यान से देखेंगे कि NaCl एक्वस विद Hg इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पे होता क्या है कि एनोड पर, सिंस एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस अप्रोच करते हैं, दैट इज हमारे पास नेगेटिव आयंस इसमें Cl- है और OH- है, एक्वस है, तो इसमें से विन कौन करता है, Cl-, क्योंकि ये OH- के बाद में आता है, राइट. तो Cl- का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, 2 Cl- विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. कैथोड पे यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि कैथोड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आने को होते हैं, दैट इज़ Na+ और H+. तो इसमें से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विन कौन करना चाहिए, H+, बट इट डजेंट विन. क्यों, क्योंकि इसको ओवर पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, और Na+ यहाँ पे हमारा रिड्यूस होता है, H+ नहीं, बिकॉज इसको ओवर पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, जो हमारा सेल अफोर्ड नहीं कर सकता. तो Na+ का ये क्या कर देगा, रिडक्शन, और सोडियम सॉलिड का डिपोजिशन हो जाता है एनोडिक एंड पे. क्लियर. लेट्स सी नाउ फ्यूल सेल. फ्यूल सेल क्या होता है, इसमें हम कुछ रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल. इनका हम कंबशन करते हैं एंड इससे हीट एनर्जी जनरेट करते हैं एंड उसको यूज़ करते हैं फॉर मैनी पर्पसेस. फॉर एग्जांपल स्पेस में यूज़ करते हैं एज अ वाटर जनरेट करने के लिए, वाटर वेपर्स के फॉर्म में जनरेट करने के लिए, सो दैट वी कैन कंडेंस इट एंड यूज़ इट. इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, ΔG/ΔH × 100. ΔH यहाँ पे क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और ΔG गिब्स फ्री एनर्जी होता है, राइट. और इसकी एफिशिएंसी हम थियोरेटिकली तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% होती है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ 70%, विच इज़ फार मोर देन हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनसे. थर्मल पावर प्लांट्स की जस्ट 40% एफिशिएंसी होती है, तो उससे तो ज़्यादा ही फ्यूल सेल की एफिशिएंसी होती है. इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो होते हैं, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फ्यूल सेल को पढ़ते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन की हमें याद रखनी होती है. ये दैट्स इट फ्यूल सेल के बारे में. आई थिंक दिस मच इज़ इनफ. Now we have to see for 2 types of batteries, that is primary and secondary batteries, plus the
आयनिक पार्ट ऑफ द चैप्टर। बैटरीज हमारे पास 2 टाइप की होती है। बैटरीज होती क्या है एक्चुअली, गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं जो 2 टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज में क्या होता है कि प्राइमरी बैटरी जो होती है वो रीयूजेबल नहीं होती, इट इज़ नॉट रीयूजेबल, बट दिस वन इज़ रीयूजेबल, क्योंकि हम इसको डिस्चार्ज हुई तो चार्ज कर सकते हैं, अगर अगेन डिस्चार्ज हुई तो हम चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास प्राइमरी बैटरीज के 2 एग्जांपल्स पढ़ने हैं, दैट इज़ ड्राई सेल जिसको हम लेक्लांसिया सेल भी कहते हैं, और दूसरा हमारे को है मर्क्यूरी सेल। और सेकेंडरी बैटरी में हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी। इनको हम पढ़ेंगे इन लिटिल डेप्थ, वैसे ज़्यादा डेप्थ में तो कुछ है नहीं, जस्ट लर्निंग पार्ट इज़ देयर, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू पीपल वंस रीड आउट करके। यस, सो दिस इज़ आवर टेबल जिसको हम क्रैम कर सकते हैं, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ इन वन। ड्राई सेल को हम लेक्लांसिया सेल भी कहते हैं एज यू नो, एंड एनोड जो होता है वो यहाँ पे जिंक एक्ट करता है। ये हमें याद रखना है कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एंड व्हाट डू दे एक्ट। जिंक जैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे कार्बन रिड्यूस होता है, यहाँ पे Zn एंड Hg का एमलगम प्रेजेंट होता है, एंड HgO प्लस कार्बन यहाँ पे एक्ट करता है एज अ कैथोड। यहाँ पे लेड और लेड ऑक्साइड एज कैथोड और एनोड एक्ट करते रहते हैं, और ये फॉर्म करते हैं लेड सल्फेट। ये टुगेदर मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, लेड सल्फेट वाइल डिस्चार्जिंग, एंड रिवर्स होता है वाइल चार्जिंग। रिवर्स वे में रिएक्शन चलने लग जाती है वाइल डिस्चार्जिंग। सेम यहाँ पे निकल कैडमियम जो बैटरी होती है वो फार मोर बेटर देन होती है लेड स्टोरेज बैटरी, बट स्टिल हम निकल कैडमियम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, राइट। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वी हैव ऑलरेडी रेड। अब इसके यूजेस हम थोड़े देख लेते हैं। जैसे ड्राई सेल जो होता है वो हमारी क्लॉक में यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होता है। मर्क्यूरी सेल वेयर एज छोटा सा सेल होता है जिसको हम अपने रिस्ट वॉचेस में यूज़ कर सकते हैं, हियरिंग एड्स में यूज़ कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी को हम इन्वर्टर्स और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। निकल कैडमियम की बैटरी के नो यूजेस इज गिवन इन द NCERT. So yeah, this is all about it. Now we have to see what is conductance, what is resistance, like that. कुछ ऐसे few theoretical से topics बस बचे हैं। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इन्वर्स, जिसको हम सेमिन भी कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, कप्पा से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कंडक्टिविटी इज इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स या साइमन मीटर इन्वर्स। What is molar conductivity? This is the representation for molar conductivity, which is equals to conductivity into 1000 upon molarity या concentration. इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स। सेम वे में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है जिसमें हम यहाँ पे नॉर्मलिटी यूज़ करते रहते हैं, एंड साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स स्क्वायर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट इन्वर्स हो जाता है उसकी ऐसा यूनिट, क्लियर। अब हमें एक सेल कांस्टेंट होता है जिसका रिलेशन बहुत पूछा जाता है, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन नीट, इट इज़ इक्वल्स टू L अपॉन A। नाउ रिलेशन इज कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, राइट। इसको हम मल्टीपल वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, तो ये 1 अपॉन G हो गया, जिसको हम R भी लिख सकते हैं, R इंटू कंडक्टिविटी इज सेल कांस्टेंट। सो देयर आर मैनी वेज। अब हमें देखना है कि डाइल्यूशन के साथ क्या इम्पेक्ट पड़ता है ऑन दिस कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाते हैं, तो और कंडक्टिविटी पे डिक्रीज़ होता है। बट मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी होती है वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि आयंस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े वीक होते हैं डाइल्यूशन के साथ, तो वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, एंड हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बट आर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज ये पर यूनिट वॉल्यूम हम मेजर करते हैं।
लैम्डा इक्विवेलेंट दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का रिलेशन मोलारिटी के साथ वी नो, नॉर्मेलिटी इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन दिस वीडियो कि क्या होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। जैसे मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन होता है, सेम वे में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू हमारी मोलर कंडक्टिविटी। फ्यू मोर फॉर्मूलेज वी हैव गॉट, alpha is equals to lambda m upon lambda at infinite dilution, that is almost approaching to zero concentration. अल्फा यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होता है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और यू कैन से ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो कंसंट्रेशन। क्लियर, दिस इज आर लैम्डा एम इन्फिनिटी। के हमारा क्या होता है, फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम वी नो व्हाट इज के, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर, जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे अगर अल्फ़ा की तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन का स्क्वायर। सो दिस आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूलाज। एंड ऑल्सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन solubility. We know what is solubility from the chapter equilibrium. Clear? S से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। Now what we have to see is strong electrolyte और weak electrolyte. Strong electrolytes क्या होते हैं, जो 100% आयनाइज हो जाते हैं, और weak electrolytes क्या होते हैं, जो थोड़ा कम आयनाइज होता है एंड इनका आयनाइजेशन कांस्टेंट जस्ट 4% या 1%, 5% से तो कम ही होता है। ये 100% इनका होता है अल्फ़ा की वैल्यू, एंड ये 5% से कम होती है इनकी अल्फ़ा की वैल्यू, राइट। मतलब ये टोटली आयनाइज नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे येस देयर इज़ इम्पैक्ट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ाते ही कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिखती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में CH3COH एसिटिक एसिड हम ले सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा एम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का अंडर रूट है। एक हमें यहाँ पे इक्वेशन देखनी होती है, दैट इज़ डेबे हकल ऑनसेंगर इक्वेशन, जो क्या बोलती है कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस A अंडर रूट C. What is this A? A is a constant which is different for different type of electrolytes. जैसे कि NaCl है, अगर MgCl2 है, कैल्शियम सल्फेट है, तो ये किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज 2,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज 2,2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। These are the types of electrolytes that we find in this chapter. तो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो दिस इज लैम्डा एम, ये जहाँ पे कट कर रहा है दैट इज लैम्डा एम इन्फिनिटी बाय इंटरसेप्ट, एंड इसकी स्लोप क्या है, -A, दिस इज गिविंग -A। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये ऊपर जाता रहता है। सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम क्या हमें पढ़ना पड़ता है, एक लॉ पढ़ना पड़ता है, दैट इज कोलराउट्स लॉ। कोलराउट्स लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन अगर हो रहा है तो अगर हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है तो हम उसको एज अ समेशन ऑफ आयंस ले सकते हैं। जैसे कि इसको हम एज अ समेशन ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी पर H+ की कंसनट्रेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें NH4OH का निकालना है लैम्डा एम एट इन्फिनिटी, सो वी कैन फाइंड इट आउट। अगर हमें दो से ज़्यादा इक्वेशंस ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है तो कैसे, NH4Cl प्लस NaOH, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा NaCl को, जिससे हमारा Na कैंसिल हो जाएगा, Cl कैंसिल हो जाएगा, NH4 और OH ऐड होकर के हमें ये वैल्यू मिल जाती है। इज़ इट क्लियर? और लैम्डा इक्विवेलेंट पे हमें थोड़ा ध्यान देना है कि ये लैम्डा
मोलर अगर दे रखा है तो उसको हमें अपॉन में एन फैक्टर करना पड़ता है। ऑल्सो कोरिजन क्या होता है? दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डीलिंग विद दिस इन चैप्टर. Corrosion is a process in which there is some deposition, some kind of deposition on a metal in the presence of humidity or moisture. जैसे कि rusting of iron, tarnishing of silver, green coating on copper या ब्रॉन्ज के जो कॉपर या ब्रॉन्ज के जो एलिमेंट्स होते हैं या मटेरियल्स दैट वी सी उन पे ये डिपोजिशन हो सकता है. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड और इसमें फॉर्मेशन होती है Fe2O3.XH2O की. वी ऑल नो ना दैट रस्टिंग इज़ नॉट अ गुड प्रोसेस, सो वी हैव टू प्रिवेंट इट. सो हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं? पहला गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं. क्लियर? जिंक कोटिंग करते हैं. सेकेंड मेथड कैन बी सैक्रिफिशियल, जिसमें हम वो एलिमेंट्स वो मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं ऑन द टॉप ऑफ आयरन की, जैसे कि जिंक से कर देंगे, जैसे Na से कर देंगे, K से कर देंगे, सो दैट अगर मॉइस्चर कांटेक्ट में आए, अगर ऑक्सीडेशन होना हो तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, बट हमारा जो आयरन है वो प्रिवेंटेड रहे, उस पर कोई इफेक्ट ना हो. सो दिस इज सैक्रिफिशियल मेथड. केमिकल कोटिंग कर सकते हैं, लाइक बिस्फेनॉल की कोटिंग हमने कर दी. दिस इज़ अ केमिकल विच कैन बी अप्लाइड. फिर हम पेंटिंग का मेथड ले सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रेजिंग. दीज आर अ फ्यू मेथड्स जिससे आप कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हो. सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड बट लेट मी राइट अ फ्यू रिलेशन जो आपने पहले ही थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, बट लेट मी रिमाइंड यू. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q. ठीक है? Q क्या है? यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट है. अगर इक्विलिब्रियम की बात करें हम तो डेल्टा जी उसमें क्या हो जाता है? 0. सो डेल्टा जी नॉट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT. और इक्विलिब्रियम है तो Q हमारा के इक्विलिब्रियम की इक्वल हो जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम. स्पॉन्टेनिटी के लिए हमने कुछ केसेस देखे हैं कि E ऑफ द सेल विल बी ग्रेटर देन 0. और हमारे पास डेल्टा जी और ई में क्या रिलेशन है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल. अगर स्टैंडर्ड केसेस की बात करें तो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल हो जाता है, राइट? अगर डेल्टा जी नेगेटिव है स्पॉन्टेनिटी के लिए, जो हम जानते हैं कि होना चाहिए, तो हमारा के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1, राइट? ई ऑफ द सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हैज़ टू बी नेगेटिव, इनवर्स रिलेशन, एंड के इक्विलिब्रियम भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में भी आपस में इनवर्स का रिलेशन होता है. प्लस हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है जो एडिटिव होती है, बट ई ऑफ द सेल जो होता है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जिसको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते. इट इज़ नॉन एडिटिव इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल आपको E1 दे रखा है, E2 दे रखा है एंड E3 दे आर आस्किंग, सो सिंपली यू कुड नॉट ऐड देम. यू विल हैव टू डू, यहाँ से रिलेशन निकालना पड़ेगा जिसमें से एफ कैंसिल हो जाता है, तो N1 E1 प्लस N2 E2 विल बी इक्वल्स टू N3 E3. अब यहाँ पे आप N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 6, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, राइट? एंड E1 क्या होता है? EMF ऑफ द फर्स्ट सेल, एंड E2 इज द EMF ऑफ द सेकेंड सेल, एंड E3 इज द EMF ऑफ द थर्ड सेल दैट यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट. हम यहाँ पे प्लस साइन जस्ट यहाँ पे पुट किए हैं. इट डजंट मीन कि इट विल बी ऑलवेज प्लस साइन. इट डिपेंड्स ऑन कि इक्वेशन आपको क्या दी है एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है हमें Cr2 प्लस से Cr3 प्लस में E निकालना है, राइट? तो हमें गिवन किन किन चीज़ों के लिए? Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cr. इसके लिए हमें वैल्यू दे रखी है. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन हियर गिवन ओवर हियर.
सेकेंड केस के लिए हमें क्या दे रखा है कि Cr2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cr बन रहा है, एंड हमें निकालना किसके लिए है, Cr2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दिस इज़ आवर मेन मोटो। इसके लिए हमें ई निकालना है, राइट। तो हम इनसे ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग इक्वल नंबर ऑफ, हमें Cr2 प्लस हमारे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, ओके, बट Cr3 प्लस सॉरी हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cr3 प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cr माइनस Cr, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम उधर ले जाएं तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाता है, प्लस ये Cr3 प्लस हो जाता है, राइट, जो हमें चाहिए था। सो हियर वी कैन से कि N2 E2 माइनस N1 E1 विल गिव यू N3 E3, right? So thank you so much guys for watching my video. I hope you enjoyed it, you really liked it, and if you actually did like it, actually got some information, so please don't forget to subscribe and like, and please comment and share. Thank you so much.